Okay. Good morning, students. Once again, today we will discuss about the geography of class 10, lesson 4, agriculture. Okay. So today we will discuss about the last topic, impact of globalization on agriculture. एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा? ओके। इससे पहले बेटा मैं इस स्टेशन पे 3 वीडियो कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब से उसको देख लीजिएगा। और मैं व्हाट्सएप पे भी उसका लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं और विद्यालय का ऐप में भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा लास्ट पॉइंट पर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ओशन ऑन द एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर पर इसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता क्या है, बिकॉज इट इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। ये नया वर्ड है, हालांकि हम इसके बारे में हिस्ट्री में एक लेसन ही है पढ़ना हमको, है ग्लोबलाइजेशन, एक टॉपिक ही है, एक लेसन सी है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है किसी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या इफेक्ट होता है। हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे अपने उस लेसन में। बट टुडे विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ लेसन ऑन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो देखना आप लोग। Listen, globalization is not a new phenomenon. It was there at the time of colonization. जब हमारे कंट्री में कोलोनाइजेशन था, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अधिकार थी, शासन चलता था, तब से लेकर के तभी से इसका प्रोसेस हमारे कंट्री पर स्टार्ट है, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इन द 19th century, when European traders came to India, at that time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. देखिए, हम थोड़ा समझा दे, चर्चा कर दे आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो बेटा ग्लोबलाइजेशन होता है कि सपोज दैट मेनी कंट्री कम्स टुगेदर टू एक्सचेंज देयर थिंग्स एंड आइडियाज आल्सो। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस, दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन मेनी कंट्री कम टुगेदर टू शेयर देयर आइडियाज, थिंग्स, मटेरियल, कमोडिटीज इटीसी। यानी कि इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई सारे कंट्रीज आपस में मिल करके व्यापार करते हैं। व्यापार का मतलब वो व्यापार सामान का भी हो सकता है, व्यापार बिजनेस वो मटेरियल का भी हो सकता है, व्यापार अपने विचारों का हो सकता है, व्यापार अपने कल्चर का हो सकता है, अपने धर्म का हो सकता है। दैट मीन्स इट इज प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से मिलता है, चाहे वो सामान के बेचने खरीदने को लेकर के, चाहे वो अपने लैंग्वेज को लेकर के, या अपने रिलीजन को लेकर के, या फिर किसी अदर चीज को लेकर के, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, कुछ परोक्ष रूप से होती है, कुछ डायरेक्ट होती है, कुछ होता है इनडायरेक्ट। सपोज दैट अगर मान लीजिए कि हमारे कंट्री से कोई सामान अदर कंट्री में गया, तो व्यापारी ले जाएंगे, मर्चेंट ले जाएंगे, तो अपने साथ अपनी लैंग्वेज जो वो बोलते हैं वहां पे जाकर वही लैंग्वेज स्पीक करेंगे, तो लोग उसको समझेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार हमारे कंट्री में इतने सारी डाइवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। ये कैसे है? जाहिर सी बात है कि हमारे कंट्री में अलग अलग रीजन से लोग आए हैं और अपनी अपनी कल्चर को, अपनी अपनी लैंग्वेज को छोड़कर के यहाँ पर चले गए हैं। इसलिए हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज और रिलीजन पाई जाती हैं। तो ये जाहिर सी बात है। तो अभी आपने देखा आपने कि ग्लोबलाइजेशन के समय में, मतलब ग्लोबलाइजेशन जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य था, औपनिवेशिक काल से ही हमारे कंट्री में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसके दुनिया दीवानी हो चुकी थी। जैसे आप पहले पढ़ा स्पाइस मसाले का और कॉटन इंडस्ट्रीज का। अभी आपने पढ़ेंगे क्लास, इसी क्लास में पढ़ेंगे आप लोग की ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, तो उसमें हम बात करेंगे। तो अभी हमारे कंट्री में जो ये प्रोसेस है, ये आज नहीं चल रही है, आज स्टार्ट नहीं हुई है, बल्कि ये सदियों पुरानी चली आ रही है। क्या आप लोग बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? रिप्लाई में ओके। आप बुक पे देखा, आप बेटा बुक पे देखा कीजिए। ये सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 46 का है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर।
सेकेंड, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन काल से ही कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्ट द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू द ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब जब देखा कि ब्रिटिश काल में भी हमारे कंट्री का जो कॉटन प्रोडक्ट्स था वे एज रॉ मटेरियल ग्रुप में ब्रिटेन में भी सप्लाई हुआ करता था। ब्रिटेन में जो कॉटन टेक्सटाइल मशीनें थी उसके लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मैनचेस्टर, लंदन में था ये, जहां पर कि हमारे कंट्री से रॉ मटेरियल कॉटन परचेज करके और वहां परचेज माल को तैयार करते थे, कपड़ा बनाते थे, डिजाइन करते थे और उसको अदर कंट्री में सेलिंग करते थे। एंड लिवरपूल फ्लोरिस्ट ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन होता है वो हमारे कंट्री में पाया जाता है। ओके, आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से ही। तो हम इसको बारे में पढ़ेंगे। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। हम जब लेसन 3 पढ़ेंगे हिस्ट्री का तो उसमें पढ़ेंगे सत्याग्रह मूवमेंट। सत्याग्रह मूवमेंट में पढ़ेंगे चंपारण मूवमेंट, उसमें आपको खेड़ा और अहमदाबाद की बात पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स, तो वहां भी जानकारी लेंगे कि मतलब इसमें क्या इसका इफेक्ट था। दिस वाज द स्टार्टेड बिकॉज ऑफ फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वेयर फोर्स्ड टू ग्रो द इंडिको ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वाज द नेसेसरी फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वे आर लोकेटेड इन द ब्रिटेन। यानी कि हम जब चंपारण मूवमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। चंपारण मूवमेंट में क्या हुआ था बिहार में कि वहां पर कॉटन की खेती होती थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था अपने कंपनी के लिए, यानी कि ब्रिटेन में जो कपड़े की टेक्सटाइल मशीन थी उसके लिए वो रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ के पेजेंट्स जो थे, यहाँ के जो फार्मर्स थे उसको फोर्स करते थे कि आप फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन न करके हमारे लिए रॉ मटेरियल्स कॉटन की खेती करो। तो और उसके लिए बेनिफिट भी जो अधिक से अधिक जो है अदर्स ले लेते थे, प्रेजेंट को नहीं फार्मर्स को नहीं मिल पाता था, इसलिए फार्मर जो है वर्क नहीं करते थे। तो उसको लेकर के फार्मर्स को प्रेशर किया जाता था। तो महात्मा गांधी ने उन फार्मर्स को कन्विंस करने के लिए वहां बिहार में आए थे 1970 में। तो हम पढ़ेंगे इस बातचीत को लेकर बाद में। ओके, दे वेयर अनेबल टू ग्रो द फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश जो सरकार थी, इनके जो फूड ग्रेन्स के क्रॉप्स थे उसको बर्बाद कर देते थे ताकि तुम फूड ग्रेन्स ना ग्रो करो, हमारे लिए कॉटन को ग्रो करो ताकि हमारा जो कंपनी ब्रिटेन में है वो आसानी से रन कर सके। अंडर द ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990 the farmers in India have been exposed a new challenges। बेटा ये मेरी बैटरी बहुत कम हो रही है, 11% नियर अबाउट है, तो मैं थोड़ा सा लास्ट टॉपिक है मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा। बेटा देखो, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे वर्क्स, बहुत सारे जो मटेरियल्स है हमारे कंट्री से अदर कंट्री में जाते थे, तो इसका इफेक्ट हमारे डायरेक्ट इकोनॉमिक सेंटर पर पड़ा। ताकि हमारे इंडियन गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी, वो चाहती थी कि जब इसी सेक्टर से हमें अधिक इकोनॉमिक फैसिलिटी मिलती है तो इसको अधिक से अधिक डेवलप किया जाए। ओके, तो हमारे गवर्नमेंट ने या फिर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में किया। जैसे जेनेटिक रिवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ। इन सारे रिवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को पुश करने के लिए हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को अधिक से अधिक गेन करने के लिए हुआ था। ओके, तो यहाँ मेनली हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया। ये लगभग नेशन आपका लास्ट ही हो चुका है, पॉइंट था आपका ग्लोबलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल कंडीशंस इज वेरी बेटर फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड। यानी कि एंशिएंट पीरियड से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स भी नए नए फॉरेन कंट्री से मंगाए गए, फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी लाई गई और एग्रीकल्चरल फील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ। जैसे आपको पेस्टिसाइड हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, नए नए उर्वरक हुए, नए टेक्नोलॉजी के ब्रिज आए, सीड आए और इरिगेशन फैसिलिटी भी या हार्वेस्टिंग मशीन्स भी क्या हुआ हमारे कंट्री में आए और धड़ल्ले से उसका उपयोग हमारे कंट्री में हो रहा है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो बेटा ये लास्ट पॉइंट था और मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और फेयर बना लीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ओके, ताकि मैं अब कल से नेक्स्ट टॉपिक आपको